हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो 2014 में मैं विदेश पढ़ने गया। मैंने INSEAD सिंगापुर से अपनी MBA की डिग्री कंप्लीट करी। लेकिन 2014 में मेरा US के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन हुआ था, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड। तो मैं US डॉलर के रेट काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता रहता था। तो मैंने नोटिस किया कि यार 2014 में एक US डॉलर करीब करीब 60-62 रुपए के आसपास था। अगर आप आज उस US डॉलर को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज एक US डॉलर करीब करीब 82 रुपए के आसपास है। तो कितनी ग्रोथ हो गई US डॉलर के रेट में? 33%, 33%। अब दूसरा फैक्ट ये है कि अगर आप इस साल US डॉलर का रेट INR से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय रुपया करीब करीब 10% गिर चुका है जनवरी से लेके अभी तक। अब तीसरा फैक्ट, और ये फैक्ट आता है IMF के थ्रू। उनने एक फोरकास्टिंग स्टडी करी थी जिसके थ्रू पता चला है कि एक US डॉलर की कीमत 2028 में करीब करीब 95 रुपए यानी 95 रुपीज हो जाएगी। तो अब आप बोलोगे कि यार अगर मैं INR में ही कमाता रहा तो मेरी तो वेल्थ कम होती चली जाएगी US डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ऐसा कोई तगड़ा तरीका मिल जाए जिसमें मैं US डॉलर में कमा पाऊं तो मेरी तो चांदी चांदी होगी। तो मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिससे कि भारतीय होते हुए आप US डॉलर में पैसा कमा पाओ। कुछ इनमें से टफ ऑप्शंस हैं, कुछ आसान ऑप्शंस हैं। लेकिन कोर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं फटाफट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप भारत में रहते हुए US डॉलर में अर्न कर रहे हो तो आप पे GST नहीं लगना चाहिए। ऐसा सरकार का रूल है, लेकिन आप ये वेरीफाई कर लेना अपने CA के साथ। और अगर आप ऐसा कोई भी नया काम स्टार्ट करने वाले हो जिसमें आपको US डॉलर में तनख्वाह मिलने वाली है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि आपका GST ना लगे। दूसरा पॉइंट आता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने US डॉलर में कमाया तो आपको US डॉलर में पेमेंट मिलेगी। आपको पेमेंट मिलेगी US डॉलर के INR इक्विवेलेंट में। होता ही है कि मान लीजिए आपने $100 US से कमाए, वो आपके HDFC बैंक के अकाउंट में आए, तो HDFC के बैंक अकाउंट में आपको $100 नहीं दिखेंगे, आपको इक्विवेलेंट रेट ऑफ USD दिखेगा INR के फॉर्म में। क्योंकि होता यह है कि हम अधिकतर केसेस में अपने लोकल बैंक्स में फॉरेन करेंसी खुद नहीं रख सकते। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरा पॉइंट आता है कि यार हाँ, मुझे US डॉलर में कमाना है, कैनेडियन डॉलर में कमाना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कमाना है, और मैं वही करूंगा जो मेरे चाचा जी ने किया था। वो गोवा से फेनी उठाते थे, कनाडा पहुंचाते थे, मैं भी वही करने वाला हूं। नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ समझ के कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना। क्योंकि यूजुअली होता ही है कि अगर आप किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो या डिजिटल बिजनेस कर रहे हो या फिर विदेश में क्लाइंट एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज आधारित होगी आपकी खुद की स्ट्रेंथ और स्किल सेट पे। तो अपने स्किल सेट का ध्यान रखना एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको US डॉलर कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली कमाइएगा, क्योंकि एज एन इंडियन आपको काफी फायदा होगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और मैं आपको 7 सिंपल पॉइंट्स में 7 तरीके बताता हूं US डॉलर में पैसा कमाने के। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपकी पेमेंट US डॉलर की टर्म्स में आएगी। अब US डॉलर की टर्म्स में YouTube पेमेंट क्यों देता है? क्योंकि YouTube एक इंडिया से बाहर की कंपनी है, वो शायद आयरलैंड या US में कहीं रजिस्टर्ड है, तो इसलिए वो आपको पेमेंट US डॉलर में करती है। क्या आप पे GST लगता है जब आप YouTube के थ्रू पैसा कमाते हो? तो एटलीस्ट एडसेंस इनकम पे तो नहीं लगता GST। तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी मजेदार बात है, आजकल तो हर कोई अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा है एंड US डॉलर में पैसे कमा रहा है, तो मैं भी यही करता हूं। तो क्या आपको करना चाहिए? आप कितना पैसा कमा सकते हो? ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। अब इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों वीडियो बनाए हैं, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको 2-3 मुख्य बातें बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप YouTube के थ्रू अच्छी कमाई करना चाहते हो तो आपको काफी सारी रीच डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, कई लोगों के 10 लाख फॉलोअर्स हैं, कई लोगों के 1000 या 10,000 फॉलोअर्स हैं। तो कितने फॉलोअर्स चाहिए आपको पैसा कमाने के लिए? तो आप YouTube पे पैसा कमाना स्टार्ट तो कर सकते हो 1000 फॉलोअर्स, और अगर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए तो आपको एडसेंस रेवेन्यू मिलने लगता है। लेकिन आप कितनी कमाई करोगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप किस नीश पे कंटेंट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमेडी वीडियोस बना रहे हो और हो सकता है आपके 1 करोड़ फॉलोअर्स भी हो, तो आपकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होगी अगर आप फाइनेंस का कंटेंट बना रहे हो या बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट में कूद पड़ो और फालतू का कंटेंट शूट करने लगो, क्योंकि YouTube पे आपको अच्छा कंटेंट ही शूट करना पड़ता है, तभी आपके चैनल की भी ग्रोथ होती है और तभी आपको थोड़ी प्रसिद्धि भी मिलती है। तो जो भी कंटेंट आप बना रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि यार आप अच्छा कंटेंट बना भी सकते हो उस टॉपिक पे कि नहीं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसके लिए आपको तीसरा पॉइंट समझना पड़ेगा कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जहां पे कोई बैरियर्स नहीं है। आपको YouTube कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन चाहिए। इनफैक्ट मैं अपना कंटेंट भी मोबाइल फोन के थ्रू शूट करता हूं, तो इसमें कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। YouTube की दौड़ में कोई भी कूद सकता है।
एक मैं आपको स्टडी बताता हूँ, और ये मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको रियलिटी दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये स्टडी अभी हाल ही में हुई थी। तो इस स्टडी के हिसाब से भारत में करीब करीब 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनमें से मात्र 1.5 लाख कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको किसी तरीके का पैसा मिलता है। एटलीस्ट 1 रुपए, 2 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, करोड़, किसी तरीके का पैसा मिलता है। उनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स 16,000 रुपए महीने से ज्यादा पैसा नहीं कमाते। आजकल ये चीज बहुत ग्लैमरस हो गई है, बहुत छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई वढ़ाई बंद करके यूट्यूबर्स बन गए। बहुत अच्छी चीज है, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और अगर आपको ट्रैक्शन मिल रहा है तो हो सकता है पढ़ाई छोड़ भी दो, उस चीज में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये समझे कि यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत है और यूट्यूब से पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अब चलिए मैं एक छोटी सी फन एक्सरसाइज करता हूं, और मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूं कि अगर आपको $1000 जो करीब करीब 82,000 रुपए बनते हैं, तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए और क्या करना पड़ेगा यूट्यूब पे। तो मेरे हिसाब से आपको करीब करीब 200-250 वीडियोस लॉन्ग फॉर्म शूट करने पड़ेंगे। आपका कम्युनिटी साइज करीब करीब 100,000 सब्सक्राइबर्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से नहीं। और अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू मंथली 82,000 रुपए कमा सकते हो। तो अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है। इस ऑप्शन में होता ही है कि आपको विदेश बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, फिर उसके बाद नौकरी करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस ऑप्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करो तो क्या आप यूएस डॉलर में कमाओगे? डेफिनेटली कमाओगे, स्पेशली अगर आप यूएस में रह रहे हो तो। अब ये चीज करनी चाहिए, इतने सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं कि आप जीमैट की पढ़ाई करो, टोफिल पढ़ो, इतना सारा पैसा भरो यूनिवर्सिटी को फीस के तौर पे वगैरह वगैरह। तो दुनिया भर के झंझट है। तो इस पे मैं एक बहुत छोटी सी एनालिसिस करके आपको बता देता हूं अगले 2 या 3 मिनट में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस ऑप्शन के बारे में रिसर्च भी करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको फटाफट मैथ समझा देता हूं। तो आपको विदेश पढ़ने जाना चाहिए और बाहर रह के नौकरी करनी चाहिए? उसका जवाब आता है यस। स्पेशली अगर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो आपकी सेविंग्स काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब मैं आपको इसका ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी फटाफट बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक अच्छी नौकरी पकड़ते हो विदेश जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छी नौकरी की डेफिनेशन दूंगा कि अगर आप एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो, या फिर आपको कंसल्टिंग में नौकरी मिल जाती है, या फिर आप कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब पकड़ लेते हो, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाती है। तो मैं मैकेंजी का एग्जांपल लेता हूं, तो वहां पे आपको सैलरी मिलती है करीब करीब $177,000। अब इस पे लगता है आपका 40% टैक्स। अब आपका टैक्स कितना लग गया? करीब करीब $70,800। तो आपके पास कितने बचे? 106। इसके अलावा आपका एक्सपेंसेस, रहने खाने का खर्चा कितना पड़ेगा? अगेन ये सारी मैं आपको मोटी मोटी मैथ बता रहा हूँ, लेकिन अगर अपन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर भी लगाया है और आप ये ग्राफिक देख भी सकते हो। तो यहाँ पे अपने महीने का खर्चा आता है करीब करीब $4,000। तो अपना टोटल कितना बन गया? अपना टोटल बन गया $48,000। और आप पूरी मैथ बैठाओगे तो आपका पैसा कितना बच गया साल में? करीब करीब $58,000 या फिर 46 लाख। अगर आप एजुकेशन लोन पे भी विदेश में पढ़ने जा रहे हो तो भी आराम से आप अपना एजुकेशन लोन 3 साल के भीतर चुका सकते हो। अब आपको विदेश पढ़ने जाना चाहिए, नहीं पढ़ने जाना चाहिए, वो अपने आप में एक एक्सटेंसिव वीडियो रहेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिशा दिखाना चाहता था। एंड उसकी 1 लाइन समरी ये है कि अगर आप विदेश जाके अच्छी नौकरी पालो तो विदेश में जाके रह के नौकरी करना काफी फायदे का सौदा है, एटलीस्ट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बढ़ते हैं एक नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शन की तरफ, जो आजकल काफी प्रचलित हो रहा है मार्केट में, और इस ऑप्शन को कहते हैं प्ले टू अर्न गेम। अब मैं आपको कोई गैम्बलिंग की लत नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके साथ सिर्फ ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं कंपनियों के आपको नाम भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आप जाके इस टॉपिक के बारे में खुद रिसर्च कर लेना। तो प्ले टू अर्न गेम्स होते क्या हैं? तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं कि फिलीपींस एक छोटा सा देश है एंड वहां पे लोगों की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है। तो लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे एंड उनकी नौकरियां काफी इंपैक्ट हुई। जो उनको डेली दिहाड़ी मिलती है वो भी मिलनी बंद हो गई। फिलीपींस में टूरिज्म बहुत है तो लोग काफी परेशान हो गए। तो काफी सारे यंगस्टर्स ने क्या करना शुरू करा, उन्होंने एक गेम खेलना शुरू करा जिसका नाम है एक्सी इन्फिनिटी। अब ये एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड गेम है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, आपको और इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो अब हुआ क्या कि लोगों ने एक्सी इन्फिनिटी खेलना शुरू करा। अब ये क्या है? ये एक तरीके का प्ले टू अर्न गेम है। तो अगर आप ये गेम खेलो और अच्छा खेलो तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं। तो लोगों ने इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया और करीब करीब वो $100 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा कमाने लग गए। हर कोई नहीं, लेकिन काफी सारे अच्छे प्लेयर्स $100 पर डे के हिसाब से एक अच्छा पैसा कमाने लग गए। इनफैक्ट जब इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आई, सरकार ने लॉकडाउन वगैरह हटाए,
तो लोगों ने बोला कि यार हम क्यों जाएं वापस नौकरी पे, हम तो अपने घर पे बैठ के प्ले टू अर्न गेम्स खेलेंगे और मस्त पैसा कमाएंगे यूएस डॉलर में। तो उन्होंने वही गेम जारी रखा। अब इसमें मजे की बात यह कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि वो टैक्स कैसे लगाएं, तो फिर उन्होंने अपने टैक्स लॉज में अमेंडमेंट करके इस गेम पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये मजेदार स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टोरी ऑफ इनोवेशन है। तो जैसे कोई भी नई चीज आती है ना मार्केट में, तो उसके बारे में आप सीखो, उससे डरो मत। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके अपना घर बार बेच के उसमें सारे पैसे लगा दो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो अभी हाल फिलहाल ब्लॉकचेन की स्पेस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी मैनेजमेंट जॉब्स बहुत निकल रहे हैं। ये मैं आपको कोई गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कम्युनिटी मैनेजर की पोस्ट निकालती हैं। उसमें जाके आपको डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी मैनेज करनी पड़ती है या उनका टेलीग्राम ग्रुप मैनेज करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो इन नौकरियों में भी आपको आराम से यूएस डॉलर में पेमेंट मिलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनी कहां पे एस्टैब्लिश्ड हैं, इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर हैं। तो आप इंडिया में रह के आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वो हायर करेंगे, आप आराम से घर पे बैठ के कम्युनिटी मैनेज करो और आपको यूएस डॉलर में पेमेंट मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको इन गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ब्लॉकचेन नहीं पता कि क्या है, आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, आप उसको हमेशा ईवल ही समझ रहे हो। तो होगा क्या, आप इन सब नौकरियों के लिए भी अप्लाई करोगे तो कोई आपको नौकरी देगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी कंपनियां किस तरीके के लोग चाहती है, ये ऐसे लोग चाहती है जिनको ब्लॉकचेन का थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा क्रिप्टो करेंसीज का ज्ञान हो। तो आप इन्वेस्ट ना भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट पढ़ाई करो इन सब टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इस जोन में आने वाली हैं। तो अब आप बोलोगे कि यार पहले 3 टॉपिक्स आपने ऐसे बता दिए जिसमें तो मैं पैसे कमा ही नहीं सकता, मुझे ना यूट्यूब करना, मुझे ना विदेश जाके पढ़ना, मुझे प्ले टू अर्न्स पता नहीं कि क्या होते हैं और मैं कैसे कम्युनिटी मैनेज कर लूंगा। तो मेरे लिए कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो मैं कल से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूं। तो इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टिंग। अब फॉरेन इन्वेस्टिंग क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। तो आप ये इमेजिन करो कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, आपको हार्डली मिलेगा 2% का रिटर्न। अगर आपने अपने HDFC बैंक या SBI बैंक में 1 लाख रुपए डाल रखे हैं तो आपको साल के अंत में कितने मिलेंगे, 1.02 लाख रुपीज, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में कितना रिटर्न मिलता है, 2% के आसपास। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत गंदे रिटर्न हैं, मैं अपना पैसा जाके इंडियन स्टॉक्स में डाल सकता हूं। तो आपने डाल दिया इंडिया के स्टॉक्स में, तो मान लीजिए आपकी 5% से ग्रोथ हो जाती है इन इंडियन स्टॉक्स की। तो आपके 1 लाख रुपए बन गए कितने, 1.05 लाख। लेकिन आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। आपने एक पॉइंट मिस ये कर दिया कि हर साल INR की वैल्यू कितनी डिप्रिशिएट करती है। वो एटलीस्ट डिप्रिशिएट करती है 4% से, और इस साल तो 10% से डिप्रिशिएट कर गई। अब आप एक दूसरा ऑप्शन भी कर सकते थे। आप क्या करते कि आप ये 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करके US डॉलर में US स्टॉक्स में लगा देते। तो अगर आप 1 लाख को 82 से डिवाइड करो, 82 से क्योंकि आज का US डॉलर का रेट करीब करीब 82 पड़ रहा है, तो आपका निकल के आता है 1219 US डॉलर। अब इमेजिन करो कि अपन को सेम रिटर्न मिलता है 5% का, तो आपके 1219 मान लो कि 1300 US डॉलर्स हो गए। अब इस चीज में अच्छा ऑप्शन क्या है कि आपका पैसा किस चीज में लॉक्ड है, आपका पैसा USD में लॉक्ड है। तो जब आप इसको अगले साल कन्वर्ट करोगे तो आपको 4% पैसा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि हर साल US डॉलर की कीमत INR की कंपैरिजन में 4% बढ़ जाती है। तो अब आप मेरे से नेचुरल क्वेश्चन पूछोगे कि यार फिर तो इंडिया में इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं लोग, सबको US में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का साइज अभी छोटा है, वो यहां से इतनी बड़ी हो सकती है। तो होगा क्या, जो इंडियन स्टॉक्स हैं उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए ये 5% ग्रोथ रेट नहीं होना चाहिए, ये करीब करीब 10 या 12% होना चाहिए ऑन एन एवरेज। लेकिन इसमें आपको इकोनॉमी को टाइम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बुल फेज में हैं या फिर इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, तो उस टाइम पे भारत में इन्वेस्ट करने का बहुत फायदा है। लेकिन अगर वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी सी श्रिंक कर रही है तो आपको अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो US में लगा देना चाहिए। आप अगर जानना चाहते हो कि US स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, आप मेरा लिंक भी चेक कर सकते हो वेस्टेड का, जो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो विदेश में इन्वेस्ट करके जो आपको डिविडेंड मिलेंगे और जो रिटर्न मिलेंगे वो आपको US डॉलर की फॉर्म में मिलेंगे, और वो आपकी वेल्थ को थोड़ा बहुत प्रिजर्व भी करेंगे। तो अब बढ़ते हैं ऑप्शन 5 और ऑप्शन 6 के प्रति। ऑप्शन 5 को मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड ऑप्शन 6 को मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ जो मैं करता था। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी थी जिसका नाम था माई MBA जर्नी, जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट्स को कंसल्ट करता था कि वो अपनी एप्लीकेशंस कैसे लिखें अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते थे, काफ़ी सारे US के स्टूडेंट्स आते थे, काफ़ी सारे यूरोप के स्टूडेंट्स आते थे। जो इंडियन स्टूडेंट्स हो गए वो मुझे किस में पे करेंगे, वो मुझे INR में पे करेंगे। लेकिन जो विदेशी स्टूडेंट्स थे वो मुझे
मुझे यूएस डॉलर में पे करते थे, उस पर मेरा कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन यस वो पैसा मुझे कन्वर्ट होके आईएनआर के फॉर्म में मेरे अकाउंट में मिलता था। तो वो मुझे पेपैल के थ्रू या यूएस से वायर ट्रांसफर के थ्रू वो पैसा भेजते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, तो अगेन चलते हैं अपने चाचा जी के एग्जांपल के थ्रू। तो मान लीजिए कि आपके चाचा जी गोवा है, उन्होंने देखा कि यार गोवा में फेनी का फैला हुआ कारोबार है, तो फेनी का धंधा स्टार्ट करते हैं, दुबई भेजते हैं फेनी को। तो यहाँ से उन्होंने सीखा कि फेनी कैसे बनाई जाती है और पैकेज वैकेज करके बॉटल वॉटल में भर के भेज दी दुबई। तो वहां से उनके पास पैसा आया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें जहां तक मुझे पता है इसमें जीएसटी नहीं लगता। अगर मेरे से गलती हो गई हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ये काम किया नहीं है इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अब आपके पास नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, मजेदार चीज है, मुझे भी करनी है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो सबसे पहली चीज आप अपना स्किल सेट देखें। फॉर एग्जांपल मैं खुद एक एमबीए था, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, लोग उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस उस चीज में स्टार्ट करी। अब मान लीजिए आपके चाचा जी के पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है, उन्हें ज्ञान है कि भाई फेनी का बिजनेस क्या होता है, उन्हें ज्ञान है कि अल्कोहल क्या होता है, उन्हें ज्ञान है कि अच्छी फेनी क्या होती है, तो वो उस बिजनेस को काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के फॉर्म में हो, तो उसके बारे में स्किल सेट होना नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब कि जैसे मैंने अपना कंसल्टिंग बिजनेस बनाया, तो वो तो मैंने एक सिंपल वेबसाइट डाल के बना दिया था, मेरा हार्डली $500 का खर्चा भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फेनी का बिजनेस बनाना चाहते हो तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने में आपका खर्चा काफी होने वाला है। आपको हो सकता है कि काफी लोगों की हथेलियां गर्म करनी पड़े, तो कृपया इन सब चीजों के लिए भी प्लान करिएगा और अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बिजनेस डालने के बारे में सोचें। अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, ये अगेन अपने आप में एक एंटायर टॉपिक होगा, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि यार ये करना तो बहुत मुश्किल है, मैं स्टार्ट कहां से कर सकता हूं, आप तो मेरे को ये बताओ। अच्छा, तो मैं आपको स्टार्ट करना बताता हूं, एंड वो है कंसल्टिंग बिजनेस। कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ गुड वाली चीज को कर रहे हैं। कंसल्टिंग बिजनेस क्या होता है, कंसल्टिंग बिजनेस होता है अपने दिमाग को बेच के पैसे कमाना। मान लीजिए आपको नॉलेज है रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कि घर खरीदना बेचना कैसे है, फ्लैट्स कैसे खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, आपको नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हो किसी हेल्थ केयर कंपनी में, या आप एक आईटी एम्प्लॉय रह चुके हो किसी कंपनी में, तो आपके पास किसी ना किसी तरीके की यूजफुल नॉलेज होगी। अब आपको करना क्या है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, आप अपनी नॉलेज स्प्रेड करना शुरू करो, और अगर लोग आपके कंटेंट के थ्रू उस इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ नया सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कंसल्ट करें आपकी नॉलेज के लिए। तो उस एस्पेक्ट में अगर आपको विदेशी क्लाइंट मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कंसल्टिंग बिजनेस रन करना। आजकल बहुत सारे विदेशी लोग चाहते हैं कि वो इंडिया में अपना बिजनेस डालें, इंडिया में वो रियल एस्टेट खरीदें, इंडिया में जाके एक SaaS कंपनी बनाएं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी, इंडिया में आके दुनिया भर के बिजनेसेस करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें अपनी नॉलेज बेच सकते हो। सबसे मुश्किल काम इस एस्पेक्ट में ये होता है इनिशियल क्लाइंट्स फाइंड आउट करना। तो उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देता हूं। पहली टिप तो ये कि आप लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव हो, लिंक्डइन पे आप अपनी नॉलेज स्प्रेड करना शुरू करो। जिस भी एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कंसल्टिंग ओरिएंटेड काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। तो पोर्टफोलियो बनाने का मतलब होता है, तो जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं फाइवर करके, तो वहां पे मान लीजिए आपने 5 प्रोजेक्ट्स इनिशियली करे हैं, तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो वहां पे जाके आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आपने किस तरीके का प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर सकते हो, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्प्ले कर सकते हो। तो उससे होगा ये कि वहां पे आपको कई तरीके के क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेंगे, आपसे वो सलाह लेना चाहेंगे, एंड उस सलाह के लिए आप चार्ज भी कर सकते हो या फिर उनका पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 7 मेथड्स यूएस डॉलर कमाने के अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा, एंड मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलता हूं।